हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को, जो कि आपके काफी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी में मदद करेंगे और किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि अलग अलग प्रकार के हम बैचेस रन करते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लीगल पेडागोजी पर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसके स्टोर सेक्शन में आप जाके बैच परचेज कर सकते हैं। पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा, जिन लोगों का एंट्रेंस 7-8 दिन बाद है इस वीडियो के, उन लोगों के लिए मैंने ये नहीं डाला है। वो मॉक टेस्ट जरूर परचेज कर सकते हैं, पर बाकी बैचेस अभी परचेज करना उनके लिए इतना वर्थ इट नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम फ्रेम काफी कम बचा है। अभी आप अपने रिविजन पर ध्यान दें। ये उन लोगों के लिए जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, जिससे कि वो अवेयर हो पाए इन बैचेस से रिलेटेड। तो पहला सवाल है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सेशन बुलाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। और ये क्यों बुलाया जाता है? जब एक डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक डेडलॉक हो जाता है किसी बिल को लेकर। मानिए लोकसभा ने कोई बिल पास किया पर राज्यसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, या राज्यसभा ने पास किया लोकसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो डेडलॉक की स्थिति में उस डेडलॉक को सही कराने के लिए ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर मानिए लोकसभा ने कोई बिल पास किया और राज्यसभा में वो पेंडिंग है, 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं। 6 मंथ से ज्यादा बिल पेंडिंग नहीं रह सकता है किसी भी दूसरे हाउस में। 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो उस स्थिति में भी एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। पर एक बात आप याद रखिएगा कि ज्वाइंट सिटिंग जो है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं बुलाई जा सकती है, ना ही मनी बिल से रिलेटेड बुलाई जा सकती है। तो ये बात आप और याद रखिएगा। ये सारे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पहला है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगला सवाल है, द यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बात एकदम सही बोली गई है। अगला है, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। तो कोई भी प्रपोजल जो लाते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वो उन्हें कम्युनिकेट करना होता है टू द प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। अगला है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। तो अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। हाँ, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में अटॉर्नी जनरल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ही कैन बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की किसी भी कमिटी के सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा में कुछ भी बोल सकते हैं, पर लोकसभा में वो वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2, 3 आर ओनली करेक्ट। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको एक बात पता होगी कि बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि प्रेसिडेंट को पेश करनी होती हैं पार्लियामेंट के सामने। वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं? कोई भी रिकमेंडेशन जो यूनियन फाइनेंस कमीशन देता है, उसको ले डाउन किया जाता है बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। कोई रिपोर्ट जो सीएजी उनको देते हैं ऑडिट से रिलेटेड विद रिगार्ड टू स्टेट्स एंड सेंटर, वो भी वो पेश करते हैं। तीसरा, कोई भी रिपोर्ट जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट देता है, वो रिपोर्ट भी पेश की जाती है बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर होगा 1, 3 and 4, दैट इज ऑप्शन सी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की नहीं दी जाती है। पर पब्लिक अकाउंट कमेटी से एक बात आपको याद रखनी है, 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। अगला है
कि लोकसभा के स्पीकर से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ही और शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो तो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के मुताबिक वो ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं। दूसरा है ही शी नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हर इलेक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जब भी कोई इंसान स्पीकर बनता है, जैसे मानिए लोकसभा का कोई स्पीकर अगर बन रहा है तो उस समय उसको उस हाउस का सदस्य होना कंपलसरी है, तो ये स्टेटमेंट भी है इनकरेक्ट। अगला है इफ शी और ही इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हर रिकग्निशन हैज टू बी एड्रेस टू द डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो अपना इस्तीफा किसको देते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 3 ओनली। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो अलग अलग प्रकार की वीटो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। आपको इस सवाल में यह बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहली है द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज वीटो पावर्स विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स से रिगार्डिंग वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ये कब आया, ये आया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जिसमें बोला गया कि अगर कोई बिल लाया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट को अपना कंसेंट देना कंपलसरी होगा, वो अपने कंसेंट देने से इनकार नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला है द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज वीटो पावर्स ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगर गवर्नर कोई बिल जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है उसको रिजर्व कर लेता है तो वो इस रिजर्व्ड बिल को प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है एसेंट के लिए, और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो अपना एसेंट दे सकते हैं या वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपना एसेंट देने से मना भी कर सकते हैं अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। तो दोस्तों अगला सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है तो ये पावर किसके पास है। तो दोस्तों ये पावर है पार्लियामेंट के पास। आपको अभी मुझे साइड बाय साइड बताना है लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि अभी करंट स्ट्रेंथ क्या है जजेस की सुप्रीम कोर्ट में, और अभी कितनी विमेन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाल ही में वन ऑफ द विमेन जज शी रिटायर्ड। तो आपको बताना है मुझे कि अभी कितनी विमेन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में और कितनी टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में। अगला सवाल है द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं तो उनको ऑफिस से हटाया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मीनिंग ऑफ द टर्म वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों संविधान में कहीं पे भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जो टर्म है उसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। अगला है द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस आइदर ऑफ द हाउस लोकसभा या राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 ओनली। अगला है कि किस कमीशन या किस कमेटी की रिपोर्ट ने यह बोला था कि जो गवर्नर होता है, सजेशन दिया था कि जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वो एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए जो कि आउटसाइड ऑफ द स्टेट से होना चाहिए और उसके कोई भी पॉलिटिकल लिंक्स नहीं होने चाहिए। तो ये बोला गया था बाय सरकार या कमीशन, पर क्या यह हकीकत में फॉलो होता है? असलियत में ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये फॉलो नहीं होता है। अगला है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड जो एक्ट है वो आज तक 5 बार अमेंड किया गया है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अगला है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे डिफाइंड नहीं है। बाय कन्वेंशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉलो किया जाता है,
बाय प्रैक्टिस, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं जिनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि अगर आपको उस पोस्ट को होल्ड करना है तो आप ऑलरेडी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के होल्डर नहीं होने चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। शेड्यूल 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो भी टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे लगाया जाता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ये बात एकदम सही है। प्राइस कंट्रोल करना ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, सेंटर और स्टेट दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। फॉरेस्ट जो है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और इंश्योरेंस जो है वो दोस्तों यूनियन लिस्ट में नहीं आता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो इंश्योरेंस है वो यूनियन लिस्ट में ही आता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी कि सी इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ऑल स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आर्टिकल 250 डील करता है विद रिगार्ड टू एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा बाय द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, जो कि कहता है कि एज पर द पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है किसी भी राज्य यूनियन टेरिटरी की, उस हिसाब से उस राज्य को सीट दी गई है राज्यसभा में। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगला है द कंसेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल्टरिंग इट्स बाउंड्रीज। अगर किसी राज्य की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, बढ़ाना घटाना जो भी करना है, ऑल्टर करना है, चेंज लानी है इसमें, इसके लिए स्टेट के कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। अगला है अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस को इफेक्ट में लाने के लिए जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर भी कानून बना सकता है पार्लियामेंट। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल 253 में। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास, रैटिफाइड और रिजेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 months। तो एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसको राज्यों को विद इन 6 months पास, रिजेक्ट या रेटिफाई करना होगा। ऐसा 6 months का ड्यूरेशन कहीं पे नहीं गिवन है, कहीं पे नहीं लिखा गया है। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला है अ बिल विच प्रोवाइड्स टू अमेंड द प्रोविजन with regard to manner of election of the president requires consent of the half of the states। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और आपको पता ही होगा कि वैसे जो एक कंसेंट चाहिए होता है हाफ ऑफ द स्टेट्स का, इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है स्टेट्स की। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन 2 ओनली, दैट इज बी। 0 hour इन द इंडियन पार्लियामेंट वर्किंग मीन्स। तो दोस्तों 0 hour वो समय को कहते हैं जो कि इमीडिएटली फॉलो करता है क्वेश्चन आर को। क्वेश्चन आर के बाद जो आर होता है वो 0 hour होता है। और ये एक तरीके से इन्वेंशन है हमारे देश के पार्लियामेंट की, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट और बाकी टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड बनाई हुई हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आया हो तो आपको कसम है इस आने वाले करवा चौथ की कि आप बिना वीडियो लाइक किए नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच।